Okay, so today we will start from where we left. We will continue with some equipment and the instruments that we use in the operative dentistry. Then I will go into the detail of rotary instruments, rubber dam instruments, and that would be the end of the presentation. Okay, so please look at this picture and tell me, okay, what is this and what is the use of this machine? सर अमेल्गम मिक्सर होता है और ये अमेल्गम क्रॉस करने के लिए अमेल्गमेटर है सर। ये सर हम मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एमएलगमेटर होता है, लेकिन किस तरह हम एमएलगम मिक्स कर देते हैं इसमें, किस फॉर्म में सर आता है एमएलगम? कैप्सूल में आता है मर्क्यूरी अलग एंड बाकी कंटेंट्स अलग, तो वो इसमें डालते हैं तो उसमें मिक्स नहीं, उस कैप्सूल में क्या होता है, मतलब किस तरह? मरकरी भी होता है उसमें और एलॉय पाउडर भी होता है, किस तरह होता है? पाउडर्ड फॉर्म में। नहीं, सर एक क्या मेम्ब्रेन वो? से सेपरेटेड होता है दोनों पोर्शंस, तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और मिक्स हो जाता है यस, अमेल्गम। सो एमएलगम कम्स इन अ कैप्सूल. ठीक है, दिस कैप्सूल हैज अ मेम्ब्रेन. One side of the capsule has alloy powder, the other side has mercury. ठीक है, what we do, we press this capsule to break the membrane. उससे क्या हुआ कि alloy और mercury अब एक ही compartment में आ गए. Then what we do, we need to mix this, so we place it here and then we set the program, और उसके बाद हमें amalgam मिल जाता है. और ये जो साइकिल होती है जस्ट 6 to 8 सेकंड्स की होती है, उसके बाद हमें amalgam मिल जाता है. प्रीवियसली हम लोग मैनुअली मिक्स किया करते थे amalgam, मैनुअली मिक्स किया करते थे, और उसमें भी हम अप्रॉक्सीमेशन होती थी कि हमने पाउडर कितना डाला है और हमने मरकरी कितना यूज़ किया है, और फिर हम उसमें क्लॉथ भी यूज़ करते थे टू ड्रेन दी एक्सेस मरकरी. बट द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन हैज सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये एमएलगमेटर है, ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए. ओके, बैच डी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? जी, बैच डी स्टूडेंट्स. आवाज आ रही है आप लोगों को, बैच डी स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर, ये क्योरिंग लाइट है। ठीक है. ओके, व्हाट इज दिस? सर ये कंपोजिट गन है। कंपोजिट गन। ठीक है, कॉम्पोजिट डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसर भी कहते हैं इसे, डिस्पेंसिंग गन भी कहते हैं, बिकॉज समटाइम्स the composite comes in a capsule. So what we do, we fit that capsule here and then we press this और से composite निकलता है. ठीक है, so instead of using the plastic instrument to carry the composite into the prepared cavity, we can use this dispensing gun. Okay, so look at this. This is the complete rubber dam instrument kit in which we have clamp forceps, different types of clamps, frames, and the punch pliers or rubber dam punch. Now the most important thing is the parts of the bow or the parts of the clamp. ठीक है, इस clamp के आप देख लें कि ये जो हमेशा ये वाला एरिया होता है, we call it bow, and it is also placed distally. अभी मैं आप लोगों को I will show you in the picture. These two are the holes, perforation holes. These holes are used to engage the क्लैम्प प्लायर्स. ठीक है, क्लैम्प प्लायर्स ने जब होल्ड करना है क्लैम्प्स को, तो वो यहाँ से एंगेज किया जाता है उसे. दीज इनर सेरेशंस आर नोन एज बीक्स. ठीक है, और ये वाला जो एरिया हमारा होता है अराउंड दी होल, इसे हम जॉ कहते हैं. ठीक है, समटाइम्स देयर इज अ विंग, जॉ के साइड पे विंग भी होता है, उन्हें हम कहते हैं विंग्ड क्लैम्प्स, और अगर विंग नहीं होगा तो उसे कहेंगे हम विंगलेस क्लैम्प्स. This is the rubber dam sheet. It can either come in latex or latex free, because some patients have latex allergy, so in those patients we use latex free sheets. For adults the size is 6 by 6, and for child patients the size is 5 by 5 inches. This is the template which is placed on the rubber dam sheet to mark the
teeth. Let's suppose if we want to isolate this quadrant, so what will we do if we want to isolate a second quadrant, upper second quadrant? So what we will do, we will place this template and then we will mark the points. But with practice you won't be needing this template, और आप अंदाजे से कर लेते हैं उसे. This is the rubber stamp punch, which is used to punch holes into the rubber stamp sheet. Now the important point is that whenever you want to isolate a particular tooth, so you need to select a hole for that tooth because every teeth has a different size. Okay? So the first hole is used for lower incisors because, as you know, the lower incisors are very small in size. The second hole is used for upper incisors. Upper incisors जो होते हैं वो थोड़े से उससे बड़े होते हैं. Third hole is used for premolars and canines. Fourth hole for molars, and fifth hole also for molars. Now the clamp. The clamp comes in two types. It can be either metallic or it can be either of plastic material. So the advantage of use, sometimes clinicians use this clamp. The advantage is that whenever we perform a radiograph with this clamp, so it does not come in a radiograph. यानी ये बिल्कुल appear नहीं होते radiograph में. However, the metallic clamp, it appears radio opaque. ठीक है, वो white appear होते हैं, radio opaque appear होते हैं. This will be explained in the endodontic radiography presentation. For now, please remember that clamps comes in two types. They can be either metallic or non-metallic or plastic. Now coming to the rotary instruments. So in order to use the rotary instruments, we need some type of a turbine, ठीक है, जिसमें से एयर या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जो कि हमें रोटेशन एनर्जी दे सके, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ को रोटेट कर सकें. Now प्लीज टेल मी कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप सब लोगों ने यूज किया हुआ है, ये क्या है? हैंड पीस है. नहीं, कौन सा वाला हैंड पीस? हाई स्पीड है जो. ठीक सर है, हाई स्पीड है. ये हाई स्पीड हैंड पीस है. ठीक है, और इसका आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इट हैज revolutions of above 200,000 RPM. ठीक है, if an examiner asks that what is the difference between a slow speed handpiece and a high speed handpiece, so the first difference is that high speed handpiece has a revolutions of 200,000 RPM, revolutions per minute. ठीक है, and high speed handpiece can be used to hold and rotate the cutting instruments. Now the cutting instrument can be a diamond burr or a carbide burr. What is this instrument? ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है? स्लो स्पीड हैंड. जी, ये स्लो स्पीड हैंड पीस है और इसकी रेवोल्यूशंस होती है बिलो 12,000 RPM. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द लैब. आप लोगों ने प्रोस्थेटिक लैब्स में अगर स्लो स्पीड हैंड पीस यूज किए हो फॉर द फिनिशिंग ऑफ योर डेंचर्स या स्मूथनिंग ऑफ योर डेंचर्स, तो उसमें भी स्लो स्पीड हैंड पीस यूज होते हैं. बट द डिफरेंस बीइंग दैट दे आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं वो. Now coming to the dental burrs. ठीक है, so as I have told you at the beginning of the presentation, each instrument has 3 parts. ठीक है, तो अगर हम बर की बात करें तो बर के भी 3 parts होते हैं. तो क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि what is this part, ये वाला part कौन सा है? Can anyone tell me? जी बैच डी स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. मेरा आप लोगों से भी क्वेश्चंस हैं. बैच बी को तो पता है इस चीज का, और डू आई हैव टू आस्क माई सेल्फ? जी सज्जल इकराम, प्लीज बताएं ये वाला पार्ट कौन सा होगा बर का? प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी. जी सर. व्हाट इज, ये मैंने लेबल किया हुआ है पार्ट बर का, ये कौन सा पार्ट होता है? सर ये टिप ऑफ बर है. टिप ऑफ सर हेड है. ओके, so this is known as the head. So आप लोग डेंटिस्ट बन रहे हैं तो try to use a scientific word. ठीक है, for every instrument. This is the head. ये कौन सा पार्ट है?
neck, नेक, और ये shank, दिस इज शैंक। ठीक है, तो बर के ये वाले पार्ट्स होते हैं। आपने इन पार्ट्स को कंफ्यूज नहीं करना with the other instruments which I have shown you in the beginning of the presentation. Okay, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जिसमें बर्स हमने फिट किए हुए हैं, क्या कहते हैं इसको? क्या आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अक्सर हमारे यूनिट्स में पड़ा हुआ होता है, ये क्या कहते हैं इसे? बर ब्लॉक। इट कैन आइदर बी नोन एज की बर ब्लॉक या बर होल्डर। ठीक है, और इट इज यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्स, एंड द एडवांटेज इज कि समटाइम्स ये जो अगर ये मेटालिक में हो, मेटालिक फॉर्म में हो, तो वी कैन व्हाट वी कैन डू आफ्टर डिसइंफेक्टिंग आवर बर्स, वी कैन प्लेस द बर्स ऑन द बर ब्लॉक एंड देन वी कैन डायरेक्टली प्लेस इट ऑन इन एन ऑटोक्लेव। ठीक है, तो हमें पाउचेस की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इसमें प्लेस करके उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं। ओके, by looking at the picture, these three pictures, can you tell me कि what type of burr is shown in these three picture? कि किस तरह का burr यूज शो किया हुआ है इसमें? जी सर फर्स्ट में राउंड है। नहीं, I'm talking about the, yes you are right, कार्बाइड बर। रयान आलम प्लीज बताएं ये कौन सा बर है और क्यों है ये, उस बर को हम क्यों वो कहते हैं? प्लीज टेल मी ये कौन सा बर शो किए मैं पिक्चर में? अनम्यूट करें अपना माइक प्लीज, आई वांट पार्टिसिपेशन। जी सर। ये बताएं कौन सा बर शो किया हुआ मैंने इस प्रेजेंटेशन में, देखें इसको। सर ऊपर वाले में तो कार्बाइड बर है। अच्छा, और बाकी? दूसरा वाला सर ये सारे कार्बाइड ही है। जी, ये सारे कार्बाइड बर्स हैं, और डिफरेंस ये है आप लोग देख सकते हैं कि कार्बाइड बर्स में ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायमंड पार्टिकल्स इसमें ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, ये कटिंग ब्लेड्स हैं जो आपको इलोंगेटेड नजर आ रही है ना, ये सब ब्लेड्स होती हैं। और लाइक डायमंड बर्स, कार्बाइड बर्स also comes in different shapes. So the first one would be round tungsten carbide burr. ठीक है, इसे टीसी बर भी कहते हैं कुछ लोग, टंगस्टन कार्बाइड, straight fisher burr and tapered fisher burr. Okay, so the cutting of the carbide burr, it depends on the number of blades. तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक कार्बाइड बर में अगर नंबर ऑफ ब्लेड्स हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या उसकी कटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? अगर नंबर ऑफ ब्लेड्स, जी ज्यादा, नहीं, ज्यादा। इसका ऑपोजिट है। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज करते जाएंगे कार्बाइड बर में तो उसकी कटिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, और उसकी कटिंग और जो उसकी फिनिशिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, एज द नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीजेस कटिंग डिक्रीजेस एंड स्मूथनेस इंक्रीजेस, उतना स्मूथ कट करेगा उसे। ठीक है, दिस इज अबाउट कार्बाइड बर, ये टंगस्टन कार्बाइड बर की बात हो रही है। ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड टू रिमूव केरीज and for the refinement of the cavity, आप लोगों को पता है उसके uses। increased number of blades, increased smoothness, less cutting, decreased number of blades, increased roughness, उतनी ज़्यादा रफनेस बढ़ जाएगी और कटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा इन कटिंग ब्लेड्स को हम फ्लूट्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो यूज द वर्ड फ्लूट्स। क्या 8 फ्लूटेड कार्बाइड बर ज़्यादा कट करेगा या 12 फ्लूटेड कार्बाइड बर ज़्यादा कट करेगा? 8 फ्लूटेड। जी, क्या 8 फ्लूटेड कार्बाइड बर ज्यादा स्मूथ होगा या 12 फ्लूटेड कार्बाइड बर ज्यादा स्मूथ होगा? 12 फ्लूटेड। 12 फ्लूटेड वुड बी मोर। जी, ओके, सो लुक एट दीस पिक्चर्स। अब आप मुझे बताएं ये कौन से बर्स शो किए हैं? डायमंड बर्स। जी, ये डायमंड बर्स हैं। वेरी नाइस। दीज डायमंड बर्स आर कोटेड विद डायमंड पार्टिकल्स। जब हम डायमंड का पाउडर बना देते हैं तो उसको हम कोट कर देते हैं इससे। ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन माइक्रोमीटर्स। अच्छा,
Now look at the microscopic picture of this डायमंड पर, तो आप लोगों को इस तरह ये नजर आएंगे। सॉरी, ये जो हमारे डायमंड पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम इन्हें मैग्नीफाई करके देखें तो ये इस तरह के डायमंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग दी डायमंड पर आई मिस्ड वन पॉइंट कि हाउ डज अ कार्बाइड बर कट। क्या कार्बाइड बर किस तरह कट करता है किसी भी सरफेस को? अगर हम कंपेयर करें उसको डायमंड बर के साथ, तो कार्बाइड बर का कटिंग एक्शन क्या होता है? हाउ डज इट कट अ पर्टिकुलर सरफेस? थोड़ा सा सोचें और फिर बताएं मुझे प्लीज। जी, कोई है आप लोगों को आइडिया इससे रिलेटेड? ऑलराइट, सर फ्लेक्स में कट करता है, जी दोबारा फ्लेक्स में कट करता है, जी, फ्लेक्स में कट करता है। ब्लेड्स कट करती हैं, लेकिन अब आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊं कि जो ब्लेड्स है ना, व्हाट दे डू, दे स्क्रैप ऑफ द सरफेस। स्क्रैपिंग एक्शन होता है इसकी कटिंग, ठीक है, चिप ऑफ कर देती है उस सरफेस को। यानी ब्लेड्स जो हैं जब किसी चीज़ को कट कर रही होती है तो वो क्या करती है कि उस चीज़ को शेव ऑफ करती है या चिप ऑफ करती है, ठीक है। इस तरह का एक्शन है इसका, कटिंग एक्शन। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमंड बर, द डायमंड बर्स हैव एन एब्रेसिव एक्शन जस्ट लाइक अ सैंड पेपर। एब्रेसिव एक्शन या ग्राइंडिंग एक्शन, किसी चीज़ को एब्रेड करना या ग्राइंड करना, उस तरीके से कट करती है। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? कोई है तो अभी पूछ लें आप लोग। सर कार्बाइड वाला बता दें प्लीज दोबारा। Okay, so the carbide burr, it has blades. Now what does these blades do? These blades, they dig into that surface and they chip off that surface. Just like if you open a box of ice cream and you want to take a spoon of ice cream, so what will you do? You will try to dig into that आइसक्रीम विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, ठीक है। उसको आप डिग करेंगी, उसे स्क्रैप करेंगी और इस तरह यू विल गेट सम आइसक्रीम इनटू योर स्पून, ठीक है। जब जिस तरह आप उसको स्क्रैप ऑफ करके निकालेंगी तो इस तरह का एक्शन होता है कार्बाइड बर का, टू स्क्रैप ऑफ और टू चिप ऑफ दैट सरफेस। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द डायमंड बर्स, उसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा एक सैंड पेपर होता है जिसे हम उर्दू में रेगमाल भी कहते हैं, ठीक है। और उसका एक्शन किस तरह का होता है कि वी व्हाट वी डू, हम उस किसी भी सरफेस पे उस रेगमाल को रब करते हैं और वो सरफेस स्मूथ हो जाती है, ठीक है। और वो सरफेस स्मूथ भी हो जाती है और उस सरफेस में से कुछ उसका सब्सटेंस रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक्शन, एब्रेसिव एक्शन जो है वो है डायमंड बर्स, ठीक है। इट ग्राइंड्स और इट एब्रेड्स दैट सरफेस। तो इस तरह ये कट करती है डायमंड बर और कार्बाइड बर। जी, अंडरस्टूड? यस यस। Okay, so diamond burrs, as I have told you, it also comes in different shapes, sizes, and as well as coarseness and fineness of the burr. So as I have told you before that increased number of blades of a carbide burr increases the smoothness, while decreased number of blades increases the roughness. But if we talk about the diamond burr, the roughness and the smoothness of the diamond burr, it depends on the particle size. So let me show you. As you can see this magnified image, you can see some diamond particles here. See picture number C. So if we increase the particle size of these diamond, अगर हम इन डायमंड के पार्टिकल साइज को इंक्रीज कर दें तो कटिंग भी ज़्यादा हो जाएगी और रफनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। गॉट इट? अगर हम डायमंड पार्टिकल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो कटिंग भी ज़्यादा हो जाएगी और रफनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम डायमंड के पार्टिकल साइज को छोटा करते जाएंगे, इफ़ वी डिक्रीज द डायमंड पार्टिकल साइज, तो कटिंग भी कम हो जाएगी और स्मूथनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द कटिंग एक्शन ऑफ द
tungsten carbide burr and the diamond burr. Now, in order to categorize the coarseness or the fineness, यानी जितना ज़्यादा कट करे या जितना कम कट करे diamond burrs, we have categorized the diamond burrs according to the color coding, ISO color coding. ठीक है? Now the burr which has a white color code, जो जिसमें white color का band बना हुआ हो, so keep in mind ये उसका मतलब है कि it is ultra fine, यानी particle size बहुत छोटे हैं. येलो का मतलब है एक्स्ट्रा फाइन, रेड का मतलब है फाइन, ब्लू का मीडियम ग्रेड या मीडियम फाइन, ग्रीन का कोर्स और ब्लैक का एक्स्ट्रा कोर्स. नाउ लुक एट दिस कलर कोडिंग एंड टेल मी कि एज वी आर गोइंग डाउन फ्रॉम वाइट कलर टू द ब्लैक कलर, तो क्या डायमंड पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जी सर इंक्रीज हो रहा है. डायमंड पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एज वी आर गोइंग फ्रॉम वाइट टू द ब्लैक कलर उसकी कटिंग एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है. ठीक है, और जो कटिंग एफिशिएंसी का पैरामीटर क्या है? दी पार्टिकल साइज. सो पार्टिकल साइज, डायमंड पार्टिकल साइज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, एंड एज द डायमंड पार्टिकल साइज इज इंक्रीजिंग द कोर्सनेस ऑफ द बर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, उतना ज्यादा वो कट करे. सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कार्बाइड यूज करेंगे या डायमंड? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, कार्बाइड बर्स ना आइडियली हमें यूज करने चाहिए इन स्लो स्पीड फॉर द रिमूवल ऑफ केरीज, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि कार्बाइड बर जो है वो स्क्रैपिंग एक्शन होता है. तो क्या होता है उससे फायदा कि वो केरीज को स्क्रैप ऑफ कर देता है टूथ सरफेस में से. ठीक है, तो इन रिमूवल ऑफ केरीज कार्बाइड bar is a suitable bar, but it should be used in slow speed. अगर हम ज़्यादा हाई स्पीड में कार्बाइड bar को यूज़ करेंगे so we might end up in removing too much of tooth structure. ठीक है, so in removal of caries you can use carbide bar. ठीक है, अच्छा, for the purpose of preparing a cavity, या आप लोगों ने क्राउन प्रेपरेशन करनी है या इस वेनियर प्रेपरेशन करनी है, तो उसके लिए द आइडियल बर वुड बी डायमंड बर. ठीक है, तो क्राउन प्रेपरेशन, वेनियर प्रेपरेशन, इनले प्रेपरेशन, ऑनले प्रेपरेशन, इनके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं डायमंड बर्स. लेकिन फॉर द रिमूवल ऑफ केरीज या इवन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लास 1 कैविटीज और क्लास 2 कैविटीज, एनी टाइप ऑफ कैविटी, यू कैन यूज अ कार्बाइड बर. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Any सर confusion? कार्बाइड, जी सर कार्बाइड पर में अगर हम नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज करेंगे तो द कटिंग एक्शन विल डिक्रीज एंड द स्मूथ फिनिशिंग विल इंक्रीज. Yes. ओके. Okay. Talking about the diamond burrs, if we increase the diamond particle size, it increases the roughness and increases the cutting efficiency. You know? And if we decrease the diamond particle size, it would increase the smoothness as well as it would also compromise the cutting efficiency. Now look at Sir? this picture. जी एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये डायमंड पार्टिकल साइज आपने बताया है, ठीक है, तो सर ये इसका हम साइज कम रखेंगे ताकि स्मूथनेस एक्वायर हो. लेट्स सपोज यू आर डन विद अ पर्टिकुलर रेस्टोरेशन. आपने एक दांत में कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर दिया. ठीक है, नाउ यू फाइंड सम रफ पॉइंट्स. ठीक है, कोई आपको रफ एरियाज नजर आ रहे हैं उस फिलिंग या उस रेस्टोरेशन में, तो आप लोग क्या यूज करेंगे? यू वुड यूज अ फिनिशिंग बर. अब फिनिशिंग बर्स कौन से होते हैं? जिनके डायमंड पार्टिकल साइज कम होता है, और वो फिनिशिंग बर्स में क्या आ जाएंगे? हमारे येलो बर आ जाएंगे, येलो बर आ जाएगा, रेड आ जाएगा और वाइट आ जाएगा. लेकिन ब्लू एंड फॉर ब्लू से ग्रीन और ब्लैक, ये हैं ज़रा कोर्स किस्म के बर्स. ठीक है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ फिनिशिंग करनी है उस एरिया की, तो हम रेड, येलो या वाइट यूज़ करेंगे. हमने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करनी है, यानी हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा टूथ स्ट्रक्चर रिमूव हो, हमने सिर्फ स्मूथ करना है उस एरिया को, तो हम वाइट कोटेड बर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जी सर. ओके. सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी कि ये क्या है. व्हाट इज दिस?
And what is the function of these? ये red, blue. सर ये पॉलिशिंग सेट है सर, कंपोजिट को पॉलिश करते हैं जी, इसमें। ये कॉम्पोजिट पॉलिशिंग डिस्क्स होती हैं, ठीक है, या कॉम्पोजिट फिनिशिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं। एंड दे आर कोटेड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दे आर यूज्ड टू स्मूथ एंड पॉलिश द कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस, ठीक है। सो यू कैन आइदर यूज दिस कॉम्पोजिट फिनिशिंग सिस्टम which is advisable, or you can also, if you don't have a finishing system, you can use finishing burrs, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि येलो में भी हैं, वाइट में भी हैं, ठीक है, और रेड में भी हैं। Now look at this picture and tell me कि ये कौन से बर्स हैं और इनका फंक्शन क्या है? सर ये स्टोन बर्स हैं। क्या फंक्शन है इनका? सर ये स्मूथनेस के लिए होती हैं, फिनिशिंग और फाइन पॉलिशिंग। फिनिशिंग और स्मूथनेस के लिए। ठीक है, अच्छा ये वाले जो मैंने पर्टिकुलरली शो किए हैं, ये किस रेस्टोरेशन में हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉम्पोजिट? एमएलगम। जी, और एमएलगम की पॉलिशिंग हमने कब करनी होती है? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? 48 आवर्स। सर आफ्टर 28 आवर्स मैंने 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद हम एमएलगम की पॉलिशिंग करते हैं व्हेन इट हैज अटेन्ड इट्स फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। दीज आर स्टोन बर्स, इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स, ये आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, और they are coated with silicon carbide or aluminium oxide. So that's all for today's presentation. If there's any question or confusion, you can ask. And we are done with the instruments in operative dentistry. कोई चीज़ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, yeah, finishing burrs and stone burrs, it's the same thing. No, the finishing burrs, these burrs, the finishing burr can either be a stone burr or a diamond burr or a carbide burr, for the purpose of finishing or for the purpose of smoothing that restoration. But if we specifically talk about the stone burrs, so they are coated with silicon carbide or aluminium oxide, ठीक है, ये diamond या carbide bar नहीं है, they are used for finishing but they are coated with silicon carbide or aluminium oxide. जी, any other question? Sir, मैं कहा ये finish कब इस्तेमाल करते हैं, फिर stone burrs वो कब इस्तेमाल करते हैं? Okay, these bulbs which I have shown you in the picture, they are specifically used for the finishing of amalgam restoration. ये आपकी book में दिया हुआ है, ये पढ़िएगा आप, they come with different names. Like this green burr is known as greeny, this brown burr is known as brownie. Greenies and brownies के नाम से ये burrs आते हैं, ठीक है। तो in order to finish a restoration, you can either use these burrs, ठीक है, या तो आप लोग ये वाले बर्स भी यूज कर लें, ठीक है, इनकी जरा फिनिशिंग और पॉलिशिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू दीज बर्स, येलो, वाइट और रेड, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल कि आप लोग जब भी अपनी रेस्टोरेशन को फिनिश करें तो आप लोग एटलीस्ट कॉम्पोजिट फिनिशिंग सिस्टम यूज करें, क्योंकि या एमएलगम फिनिशिंग सिस्टम यूज करें, क्योंकि ये वाले जो बर्स होते हैं दे आर मेंट फॉर दिस पर्पस, यानी ये फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए हम यूज किए करते हैं स्पेसिफिकली इन वाले बर्स में। लेकिन इन एनी केस अगर आप लोगों के पास ये वाले बर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर नंबर सेकंड पे आप प्रेफरेंस रखें इन वाले बर्स की, ये जो मैंने आपको बताया, येलो बर, वाइट बर एंड रेड कोटेड बर्स, ठीक है। सर जी सर मैंने जब एमएलगम की रेस्टोरेशन की थी उधर वेस्टवुड में ना, जी तो जी बर्निशिंग की थी, ये स्टोन तो हमने यूज ही नहीं किया था, जी, ये करना जरूरी है? देखें अच्छी बात है अगर आप यूज कर लें, लेकिन ये फॉरेन यूज नहीं किया जाता, ये आफ्टर 24 आवर्स बाद यूज किया जाता है। क्योंकि सर 24 आवर्स के बाद वो पेशेंट बाहर आते ही नहीं, सीधी सी बात है। नहीं, ये आपने उसको पेशेंट को ना बेसिकली उसको काउंसिल करना है और उसको रिकॉल जरूर करना है 24 आवर्स बाद। इफ वी गो बाय द बुक, अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली चलें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रिकॉल द पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, और उसमें आप मजीद इन अपने स्टोन बर्स के थ्रू उसकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक everything is clear, so that's all
for today's presentation, and inshallah I'll meet you next week. Thank you.